Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part of the NCERT solution for the chapter Federalism. In last class we have discussed first 3 questions and I hope you have seen and the questions are clear to all of you. And today we are going to start it from the 4th question. Right? So let us start now. Question 4th is asking from you, imagine that you were to rewrite द प्रोविजंस रिगार्डिंग फेडरलिज्म. आपको ना रीराइट करना है जो प्रोविजंस है एंड द प्रोविजंस आर रिलेटेड टू फेडरलिज्म. राइट? सो राइट एन एसे ऑफ नॉट मोर देन 300 वर्ड्स मेकिंग योर सजेशंस अबाउट. आपको ऐसे लिखना है, ठीक है. किस किस चीज के बारे में आपको मेंशन करना है उसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग द सेंटर एंड द स्टेट्स, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन शो होना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, मतलब कैसे मेथड्स, आप कौन से मेथड्स यूज करोगे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए. और उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट्स. फाइन. अब आपको क्या करना है? ऐसे मेंशन करना है, ऐसे लिखना है. अब देखो, अब अगर आप लिखोगे तो देखो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है उसमें. फाइन. तो अब देखो फेडरलिज्म इन इनिशियल फेज, मतलब स्टार्टिंग में आप क्या करोगे? स्टार्टिंग में यू विल हैव टू फ्रेम स्ट्रक्चर ना, कि आप ये मेंशन करने वाले हो. व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट इज मेंशन्ड हियर. सो व्हाट इज दिस? फेडरलिज्म इज एन institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at the national level and other at the regional level. मतलब फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म है जो अकोमोडेट करती है किस किस के बीच में? नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में, नेशनल और रीजनल लेवल के बीच में. यही सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस की है. राइट? अब देखो सबसे पहली बात आती है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर. अब देखो यहाँ पे आप क्या क्या लिखोगे. सपोज आपको बोला जाता है कि इतने वर्ड्स में लिखना है, तो यू विल हैव टू टेल ना, वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड करनी है. तो यहाँ पे क्या है? द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. सबको पता है पावर्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड इट्स यूनिट्स. राइट? तो सेंटर और हमारी कंट्री के स्टेट्स में पावर डिवाइड होगी. द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द सब्जेक्ट क्लियरली इन द लिस्ट. डिमार्केट्स मतलब होता है डिवाइड करके मेंशन कर देना. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री देयर आर 3 लिस्ट. Right? And clearly it is mentioned that which part will be looked after by which organ of the government, which organ and which level of the government specially. Right? कि कौन सा सब्जेक्ट है सेंट्रल लिस्ट में आएगा, कौन सा स्टेट लिस्ट में आएगा, कौन सा कंकरेंट लिस्ट में आएगा. सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स वी हैव क्लियरली मेंशन्ड. राइट? डिवीजन ऑफ पावर इट इज टेलिंग अस ना कि हाँ ये ऑफ कोर्स डिवीजन ऑफ पावर है. ओके. उसके बाद द डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय द जुडिशरी, मतलब हमने ऑर्गन्स के बीच में भी पावर डिवाइड कर दी ना. जैसे लेजिस्लेचर है वो क्या करेगी? लॉस को बनाने का काम करेगी. एग्जीक्यूटिव्स को एग्जीक्यूट मतलब इंप्लीमेंट करेगी. जुडिशरी क्या करेगी? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करेगी. राइट? अब द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पावर्स हैव बीन सेंट्रलाइज्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमारी कंट्री फेडरल, ऑल्दो मेंशन नहीं है कहीं भी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री दैट इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, बट इवन देन फिर भी क्या है, हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसके पास ज्यादा अथॉरिटीज हैं. वी हैव अंडरस्टूड इन द चैप्टर दैट स्टेट दे आर डिपेंडिंग ऑन द सेंटर फॉर देयर फाइनेंशियल असिस्टेंस. राइट? तो डिवीजन ऑफ पावर आपने क्या क्या फाइंड आउट किया कि हमारे सेंट्रल लेवल पे भी पावर डिवाइडेड है और स्टेट्स में भी पावर डिवाइडेड है. इसके अलावा सब्जेक्ट्स दे आर क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन से सब्जेक्ट पर कौन लॉ बनाएगा. उसके अलावा डिस्प्यूट्स हो जाते तो फॉर दैट ऑल्सो वी आर हैविंग द सोल्यूशन कि हमारी जुडिशरी है टू वर्क अपॉन दैट. राइट? और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारी कंट्री में क्या है, जो फाइनेंशियल पावर्स हैं या फिर इकोनॉमिक पावर है वो किसके पास है? वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सो दिस इज डिवीजन ऑफ पावर. सेकेंड आपसे क्या पूछा गया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अब देखो सम सर्टेन टैक्सेस आर लेवल्ड बाय सेंटर बट आर कलेक्टेड बाय द स्टेट्स. कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो जाएंगे किसके अकाउंट में? सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट उनको कलेक्ट कौन करता है? स्टेट. राइट? फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी हो गया, टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन हो गया एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. राइट? मतलब वो सारी की सारी जो चीजें हैं इनके रिगार्डिंग देखो क्या होता है स्पेशल थिंग कि इनका टैक्सेशन कलेक्ट तो स्टेट करेगा बट वो फाइनली किसके अकाउंट में सबमिट होता है? इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट?
उसके अलावा क्या है, सम सर्टेन टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट। अब देखो ये आपको सेंटर स्टेट का क्या रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर स्पेशली वो आपको बता रहा है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको मेंशन है कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करती है बट वो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेकंड है, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी बट डिस्ट्रीब्यूट किस में हो जाते हैं, स्टेट्स में। फॉर एग्जाम्पल सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, राइट। टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर कैरिड बाय रेलवे, ये सारे के सारे टैक्सेस कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल सी एयर टैक्सेस ऑन रेलवेज, उसके बाद फ्राइट्स, उसके बाद फेयर, टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें क्या है जो कलेक्ट कौन कर रहा है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। बट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ना, मतलब अब उनको क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, राइट। तो यहां पर क्या है, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कलेक्ट अब कौन कर रहा है, सेंटर। आप इसमें से 2-3 का नेम याद रख सकते हो। फॉर एग्जांपल सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन मेंशन, उसके अलावा आप गुड्स एंड पैसेंजर के ऊपर टैक्सेस जो रेलवे मूव करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, राइट। न्यूज़पेपर के ऊपर टैक्सेस, ऑल दीज नेम्स यू कैन लर्न। तो ये टैक्सेस कौन से हैं जिनको कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी पर डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देते हैं, स्टेट्स में। क्लियर। अब और क्या है टैक्स स्ट्रक्चर, द टैक्सेस व्हिच आर लेव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। देखो एक पढ़ा कि स्टेट टैक्स लगा रहा है बट वो जा किसके पास रहे हैं, सेंटर के पास। क्लियर। दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा कि वो कलेक्ट सेंटर कर रहा है बट वो स्टेट्स के पास जा रहे हैं, स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब थर्ड क्या है, कलेक्ट कौन करेगा, सेंटर लगाएगा भी, कौन, सेंटर लगाएगा, बट डिस्ट्रीब्यूट दोनों के बीच में हो जाएंगे, सेंटर और स्टेट के बीच में। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑन द इनकम, राइट, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि देखो एग्रीकल्चरल लैंड आप लोग यहां पढ़ चुके हो, जो कौन कलेक्ट करता है, सेंटर और स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड जो टैक्स होगा वो किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, राइट। उसके अलावा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन, राइट। तो वो सारी चीजें अब किस में डिवाइड हो गई, दोनों में डिवाइड हो गई। फिर बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आसाम हैव बीन गिवन ग्रांट्स इन लिeu ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। अब इन लोगों को क्या दिया जाता है, क्या दे हैव गिवन सम ग्रांट्स, क्यों, क्योंकि जो किस चीज के रिगार्डिंग, क्योंकि उनके वहां से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसीलिए उन लोगों को कुछ मतलब एक टाइप से ग्रांट प्रोवाइड करवाई जाती है। फाइन। सो दिस इज द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। आपको देखो स्पेशली क्या याद रखना है, कौन से टैक्सेस हैं जो स्टेट कलेक्ट करेगा, सेंटर को दे देगा। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो सेंटर कलेक्ट करेगा बट डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा विद इन द स्टेट्स। कुछ ऐसे जो लगाएगा भी सेंटर, राइट, उसको कलेक्ट भी सेंटर करेगा बट इवन देन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों में, सेंटर एंड स्टेट एज वेल। फाइन। नाउ थर्ड अब आपसे पूछा गया था मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग इंटरस्टेट डिस्प्यूट। अगर इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो जाते तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। फाइन। अब देखो एन इंटरस्टेट कमिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट थिंक्स इट टू बी फिट। सबसे अच्छा टास्क क्या है, एक इंटरस्टेट कमिटी बना दो, दोनों के मेंबर्स को इंक्लूड कर दो सो दैट आफ्टर द नेगोशिएशन डिसीजन कैन बी टेकन, राइट। तो एक इंटरस्टेट कमिटी बनाई जा सकती है अगर पार्लियामेंट को फील हो दैट यस दिस कैन बी डन, राइट। उसके अलावा दिस कमिटी इंक्वायर्स इनटू द डिस्प्यूट एंड सबमिटेड रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट। और ये कमेटी क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी पूरी की पूरी, और उस इंक्वायरी के बाद क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देगी पार्लियामेंट को। फाइन। सो ये मेथड्स हो सकते हैं एग्जाम मतलब जो हमारे सेंटर स्टेट है या फिर स्टेट टू स्टेट अगर है, नॉट सेंटर स्टेट बट स्टेट टू स्टेट, इंटर स्टेट्स है, तो उसमें डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड पंजाब डिस्प्यूट ऑन चंडीगढ़, राइट। आज तक भी सोल्यूशन नहीं हुआ ना, हम लोगों ने पढ़ा था। हालांकि राजीव गांधी के टाइम पीरियड में अश्योरेंस दी थी पंजाब को कि चंडीगढ़ आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, बट टिल नाउ इट इज द प्रॉब्लम इज द सेम, राइट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात हैव डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ नर्मदा रिवर। तो इन सबके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंटरस्टेट कमेटी बना दो, उसके बाद उसमें नेगोशिएशंस के बेसिस पे डिसीजन ले लिए जाए, दैट्स अ बेटर एग्जांपल, राइट। फिर क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसकी वजह से फेडरलिज्म कैसा फील होता है कि वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो हम क्या फील करते हैं कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की, वो अपॉइंट करता है किसको, गवर्नर्स को, राइट। लेकिन अब एडवाइस किसकी लेता है, चीफ मिनिस्टर की, जो उस पर्टिकुलर स्टेट का है,
along with council of ministers, right? He enjoys the power to remove them also. President के पास ही authority उनको remove करने की भी. Hence the governor works as the representative of the central government in the state who inform the center about the condition of the state if required. और वो जो person है ना, जो representative है, गवर्नर है जो हमारे यहाँ, वो क्या है? वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है ना. वो क्या बताएगा सेंटर को कि इस पर्टिकुलर स्टेट में क्या हैपन हो रहा है, और अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल भी कौन इंपोज करवाता है? गवर्नर ओनली. ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर दिस कैन बी इम्पोज्ड, इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड, राइट? आई थिंक अब आपको क्लियर है. आप देखो इस एक क्वेश्चन से आपको क्या क्या चीजें क्लियर होगी कि हमारी कंट्री में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, राइट? आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो क्लियर कि हमारी कंट्री में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे क्लियरली मेंशन्ड है. दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हमारी कंट्री का टेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको क्लियर है आई थिंक, राइट? ये टेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा कैसा है. उसके अलावा अगर डिस्प्यूट सेटल डाउन करने हैं तो हाउ कैन वी डू इट इन अ प्रॉपर मैनर, राइट? वो सारी की सारी चीजें. और जो गवर्नर्स है, व्हाट इज देयर रोल, व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर आई थिंक इन दिस सिंगल क्वेश्चन ओनली. I think till fourth question it is clear to all of you. Now fifth question, which of the following should be the basis for the formation of the state and why? अगर आपसे पूछा जाए आपके अकॉर्डिंग, देखो जरूरी नहीं कि आप यही आंसर लिखो. If you are rational, you are able to prove yourself right it, because political science is that subject only which makes you rational, right? तो इसमें से कौन सा होना चाहिए स्टेट का बेस, और वो क्यों होना चाहिए? अब देखो, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने चाहिए, कॉमन रिलीजन होना चाहिए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? अब देखो, इन आ फेडरेशन डिफरेंट स्टेट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज दे स्पीक. मोस्टली हमने क्या देखा था? लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना. हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का बेस क्या बनाया? लिंग्विस्टिक बेस ओनली. सो हेंस फेडरेशन इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. फेडरेशन का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी एस्टैब्लिश करना. But administrative convenience should be the base for formation of the state to develop a culture to mutual trust. किस किस का एक ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाए ताकि एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, टॉलरेंस और कॉपरेशन हो. क्योंकि देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अगर होगी तो, अब देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही नहीं है तो लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड दे विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स ओनली, राइट? तो ऐसे में अगर हमें प्रॉपरली सिस्टम को गवर्न करना है, सो व्हाट इज द बेटर मैनर कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रूल्स बनाना शुरू कर दें. उससे लोगों में ट्रस्ट भी बनेगा, टॉलरेंस भी होगी, राइट? और कॉपरेशन की भी फीलिंग इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं, राइट? तो लैंग्वेज कैन बी द फर्स्ट मेजर बेस, क्योंकि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर यूनिटी नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम बहुत जल्दी अराइज होना शुरू हो जाते हैं. एंड यू हैव सीन कि हमारी कंट्री में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज देयर वर लॉट ऑफ मूवमेंट्स ऑल्सो, राइट? आप लोगों ने पढ़ा था, आपने आंध्रा के बारे में स्टडी किया, राइट? सो वी कैन से दैट यस, लैंग्वेज कैन बी द बेस, बट along with that administrative convenience can be the important base for the formation of the states, right? I hope fifth question is clear to all of you. Now question number 6, majority of people from the states of North India, जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, they speak Hindi. If all these states are combined to form one state, would it be in tune with the idea of federalism? Give arguments. क्या कर दो, देखो सबको पता है कि ये सारे के सारे जो नॉर्थ स्टेट्स हैं हमारे के सारे, दे आर स्पीकिंग हिंदी. सो व्हाट विल हैपन इफ वी कंबाइन देम ऑल इन अ सिंगल स्टेट ओनली? क्या ये आइडिया फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग उसके साथ ट्यून एस्टैब्लिश कर पाएगा? आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, राइट? सो लेट अस हैव अ लुक. फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सीट्स ऑफ पॉलिटिक्स, वन at the national level and the other at the regional level, right? Of course हम लोगों ने पढ़ा कि लेवल कैसे होते हैं, स्टेट लेवल भी होता है और नेशनल लेवल भी होता है. So if all the Hindi speaking regions of India, that is Rajasthan, UP, MP, Bihar, Gujarat are combined, then they would be only a unitary or single unit. This cannot be called a federation. फेडरेशन तो नहीं बोला जाएगा ना. आपने क्या बोला? क्वेश्चन वाज दैट, क्या था क्वेश्चन? कि सबको कंबाइन कर दो. क्या ये फेडरेशन है? तो फेडरेशन तो नहीं है ना, क्योंकि फेडरेशन का क्या मतलब हुआ? फेडरेशन का मतलब तो ये होता है ना कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइट? लेकिन यहां पर आपको क्या बोला गया है कि यहां पर सिस्टम क्या है कि इन बड़े बड़े स्टेट्स को मिला के, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को मिला के, यू विल हैव टू फॉर्म जस्ट वन स्टेट ओनली, राइट? तो क्या बनेगा आपका? एक सिंगल यूनिट बनेगी. और फेडरेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 यूनिट्स यू हैव,
सेंट्रल लेवल ऑल्सो, स्टेट लेवल ऑल्सो, क्लियर। लेकिन यहां पर तो जस्ट एक यूनिट बनेगी, और एक यूनिट बनेगी तो इट मीन्स दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द प्री कंडीशन ऑफ द फेडरेशन, राइट। तो आपका क्या होगा, दिस कैन बी सिंगल यूनिट, यूनिटरी, बट इट इज नॉट अ फेडरेशन। क्लियर, आई थिंक, आई होप यहां तक क्लियर है आपको। अब आपसे पूछा जाता है कि लिस्ट 4 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव ग्रेटर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देन द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम लोगों ने देखो पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर फेडरल है ऑल्दो, बट इवन देन देयर आर सम प्रोविजंस व्हिच आर टेलिंग अस कि नहीं, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म तो है, बट इवन देन इट इज टिल्टेड टुवर्ड द सेंटर, मतलब ये झुका हुआ है सेंटर की तरफ, राइट। तो अब आपको वही वाले फीचर्स बताने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपको ये बताते हैं कि हमारी कंट्री में जो पावर है ज्यादा से ज्यादा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राइट। अब देखो कौन कौन से, अगर आप स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था that if we are not going to frame a strong center then definitely it is going to create a problem, क्योंकि फिर क्या होगा, स्टेट्स जो होंगे ना वो कभी ना कभी डिमांड उठाते रहेंगे, कभी सेपरेशन की, कभी सक्सेशन, जो क्या होता है आपका मतलब सेशनिस्ट मूवमेंट, और ये सारी की सारी चीजें सेशनिस्ट मूवमेंट चलते हैं ना, तो ये सारी की सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया, राइट। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जो हमारी कंट्री में अब ये बताते कि हमारा स्ट्रॉन्ग जो है ना, जो सेंटर है दैट इज स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखो वेरियस सब्जेक्ट्स हैव बीन डिमार्केटेड इन द डिवीजन ऑफ लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, ये हम लोगों ने डिवाइड कर दी। अब आप इनके सब्जेक्ट्स देखो एक बार, सेंट्रल लिस्ट इज हैविंग 97, स्टेट लिस्ट इज हैविंग 66 एंड कंकरेंट इज हैविंग 47। तो इसका मतलब क्या हो गया, और कई बार तो क्या होता है कि इसको भी मतलब इसको 100, अब तो इसको भी 100 हो जाती है, ये भी मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो हम इसमें डाल देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ये वाला भी सिनेरियो देखते हो तो इसमें भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग मोर सब्जेक्ट्स देन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ना, वो चीजें आपको क्लियरली क्या बताती हैं, क्लियरली बता रही है ना कि यस ऑफ कोर्स सेंटर इज स्ट्रॉन्ग, राइट। उसके अलावा क्या है, ऑल द सब्जेक्ट्स व्हिच हैव नेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड द यूनियन लिस्ट, राइट। In case of any conflict on the subject of concurrent list, the saying of the central government is important rather than the state government. अगर आप देखते हो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के वो यूनियन लिस्ट में है, राइट। तो हमारे पास तो क्या है, स्टेट लिस्ट के पास कौन से सब्जेक्ट है जो स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं, गेटिंग माई पॉइंट। तो मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं दे विल बी डिस्कस्ड बाय द सेंटर ओनली, राइट। स्टेट गवर्नमेंट के पास वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ही नहीं डिस्कशन के लिए। और उसके अलावा अगर आपने कंकरेंट लिस्ट पढ़ा ना, कंकरेंट लिस्ट व्हाट वाज दैट, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, जिन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, लेकिन क्या होता है, अगर कंफ्यूजन अराइज होता है तो द लॉ विच इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली, राइट। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आपने देखो क्या बोला कि अगर कंफ्यूजन अराइज हुआ, जैसे क्लैश आया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया ना वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये क्या दिखा रहा है, दिस इज शोइंग ना कि ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग मोर पावर्स इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट। क्लियर, हाँ जी क्लियर। मतलब एक तो देखो सब्जेक्ट ही ज्यादा दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे किसके पास है, सेंटर इज हैविंग दैम। Along with that, we have clearly seen that yes, there is clear demarcation of the list, right? 3 lists are there. But if there is any confusion, if there is any clash between third list, that is concurrent list, then the idea which is given by the central government that will be applicable only, right? उसके अलावा when an emergency is imposed on the nation or particular or partially, then the central government is empowered to frame the laws on the subjects mentioned in the state list. और सबसे एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल किस टाइम पे देखते हो आप, इन नॉर्मल सिचुएशन इट इज फाइन, बट सपोज व्हेन वी आर हैविंग इमरजेंसी टाइम पीरियड, तो वहां पे क्या होगा, हमारी कंट्री में क्या होगा, जो लॉज होंगे ना, स्टेट्स में भी लॉ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है। तो दैट इज क्लियरली शोइंग कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम पीरियड हु इज मोर स्ट्रॉन्ग, ऑफ कोर्स द सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्ग। क्लियर। अब इमरजेंसी पावर देखो क्या, the emergency powers during the declaration of national emergency, the government is changed to a unitary form from a federation। और होता क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है, राइट। लेकिन जब भी इमरजेंसी लगती है तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है,
राइट और जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है. Hence, the central government exercises the legislative and executive powers of the state, but state legislature और executive are not involved. यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर जैसे हमने क्या बोला कि इमरजेंसी लग गई, तो इस इमरजेंसी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट विल बी डिसमिस्ड, यू कैन से. मतलब कुछ टाइम के लिए वो वर्क नहीं करती ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स भी, एग्जीक्यूटिव पावर भी, राइट. एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्दो देखो, hence the central government exercise the legislative and executive power of the state, but state legislature और executive are not dissolved. डिसोल्व भी नहीं करेंगे, मतलब डिसोल्व भी नहीं करेंगे, बट इवन देन उनको कंट्रोल भी नहीं करने देंगे. गेटिंग माई पॉइंट. इमरजेंसी में क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी देयर कैन बी मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और आर्टिकल 356 एज आई टोल्ड यू हमारी कंट्री का सबसे मिसयूज होने वाला आर्टिकल है, जिसमें गवर्नमेंट को लगता है ना कि स्टेट हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, तो डायरेक्टली दे कैन इम्पोज आर्टिकल 356 ऑफ कोर्स, राइट. फिर क्या है, इफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी देयर, द लेजिस्लेटिव पावर्स गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द सेंटर एंड द एग्जीक्यूटिव पावर गोज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट. अब देखो क्या है, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई किसी पर्टिकुलर स्टेट में, वहां पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलिंग, राइट. वहां पे क्या होगा, लेजिस्लेटिव पावर्स गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द सेंटर. वहां पे क्या हो जाएगा, देखो अगर पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगती है तो पूरे के पूरे स्टेट्स का स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिटरी में. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन देगी, वो डिसीजन एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएंगे स्टेट्स में, राइट. और अगर पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो वहां पे देखो क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट का कंट्रोल चला जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर, and who will be working, and executive power goes in the hands of the president only. मतलब आप लोगों ने वर्ड सुना है ना, प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया, तो मतलब इन द टाइम ऑफ स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट का रूल इंपोज हो जाता है. क्लियर. और क्या है, इन केस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, द सेंटर इज अगेन ऑथराइज्ड टू इश्यू डायरेक्शंस कंसर्निंग द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड दे विल ओबे इट. हमने पढ़ा था आर्टिकल 352, 356 और 360, right. Article 352 that is emergency in whole of the nation, Article 356 emergency in a particular area, and Article 360 that is the financial emergency, right. तो यहां पे क्या है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है ना, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो हमें क्या करेगी, डायरेक्शंस देगी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड स्टेट गवर्नमेंट दे विल हैव टू फॉलो इट. दैट इज सो सिंपल, राइट. तो ये भी चीजें क्या शो कर रही हैं, दैट यस इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो वी कैन से दैट विदाउट एनी डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग एक्सेसिव कंट्रोल, राइट. आफ्टर दैट अब आप देखते जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस, तो हमने क्या पढ़ा कि हमेशा स्टेट्स को डिमांड करनी पड़ती है ना फॉर देयर मनी इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहां पे देखो क्या है, द सेंटर एंजॉयज मोर रिसोर्सेज फॉर रेवेन्यू रादर देन द स्टेट्स, राइट. आपने क्या पढ़ा, कुछ स्टेट्स देखो, आपने जब स्टेट स्ट्रक्चर टैक्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, यू हैव अंडरस्टूड ना, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे जो स्टेट लगाता है और मतलब सेंटर लगाता है और कलेक्ट भी वही करता है, राइट. तो यहां पर क्या है कि सेंटर एंजॉय करता है ज्यादा पावर इन कंपैरिजन ऑफ द स्टेट्स, और स्टेट कैन गेट लोन फ्रॉम द सेंटर इफ रिक्वायर्ड, और स्टेट लोन लेंगे जब उनको सेंटर से मनी की रिक्वायरमेंट होती है, दे कैन टेक द लोन. द स्टेट अप्लाई फॉर ग्रांट्स इन एड फॉर द सेंटर, और स्टेट्स को क्या करना पड़ता है, दे विल हैव टू अप्लाई फॉर द ग्रांट्स की भाई हमें इतना पैसा चाहिए, and then the central government will be giving them money. Hence the states are dependent on the center financially. मतलब वो financial areas में they are not independent. In the aspects of finance, they will have to be dependent on the state. They will have to ask for the grants. They will have to ask for the loans in front of the government. Right? Clear? So in the aspects of financial cases also, we can say that yes, of course, center is more powerful and the state is having, you can say, dependency over the center, right. After that, governor of appointments of the governor, ये भी आपने पढ़ा था कि governor that is the person who is the representative of the center, right. So the governor that is the head of the state as well as an agent of the central government, क्योंकि who is appointing him, president only ना, right. तो वो क्या बन गया आपका, वो एक एजेंट ही तो बन गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, and he is appointed by the president of India and remains in the office till the pleasure of the president. अब उसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ने किया
और वो अपना ऑफिस कब तक एंजॉय कर पाता है? जब तक प्रेसिडेंट खुश है। तो मतलब फॉर whom he will be working, for whom she will be working, that person who is appointed as the governor. So definitely for the center only, for the president only, right? Because their appointment, their removal, all the things are completely depending on the central government. So that thing is also very appropriate and very accurate also, that they will be depending and they will be working for the center only, right? So hence governors act according to the wishes of the central government. और इसीलिए क्या करते हैं गवर्नर्स? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस के ऊपर वर्क करेंगे, राइट? फाइन. Along with that, अगर आप लोगों को याद आ रहा है, along with this you can mention some other points also, जो हमने क्या पढ़ा था? If you are able to recall, we have understood the permanent bureaucracy of the country as well. हमने पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था कि जो यूपीएससी के थ्रू जो पर्सन अपॉइंटेड हैं, राइट, सेलेक्टेड हैं, तो दे कैन बी ट्रांसफर्ड इन द कंट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? एंड इफ दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ दैट एक्टिविटी विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली ना. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज इट, राइट? और इसके अलावा भी क्या है कि वो जो अपॉइंटमेंट तो स्टेट्स में हो गई, बट उनकी सैलरीज और अलाउंसेस स्टेट ही देता है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. वो वर्क किसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. मतलब एक्सपेंडिचर कौन दे रहा है? एक्सपेंडिचर इज गिवन बाय द स्टेट्स ओनली, बट वो वर्क करे फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या बता रही हैं? ऑल दीज थिंग्स आर टेलिंग अस दैट यस, ऑल्दो वी आर हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर, देयर इज नो डाउट, although it is not mentioned in the constitution of the country, but even then in the practice it is used that yes, Indian structure is the federal structure. But even then we are able to see a lot of examples which are telling us after being a federal state, we are having lot of examples by which we can say that federalism is also, no doubt there is federal structure, but even then there are some provisions which are making our center more strong in comparison of the states. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करने ऐसा किया क्यों था? बिकॉज दे वर वेरी मच अवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ द कंट्री, कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर अगर हम लोगों ने नहीं बनाना तो कंट्री में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होने वाली हैं. एंड जस्ट फॉर दैट वी हैव मेड द प्रोविजन कि हमारा जो सेंटर ना वो ज्यादा पावरफुल रहे. एंड द रिजल्ट यू कैन से दैट इफ इन आवर कंट्री ऑल द स्ट्रक्चर, ऑल द प्रोसीजर्स आर वर्किंग प्रॉपरली, सो द क्रेडिट कैन बी गिवन टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ऑफ द कंट्री, राइट? So these were the questions. 4 questions are left for the chapter that we are going to discuss in the next video. I hope till here every question is clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. And if you think that questions are clear, right? So please like the video and subscribe the channel. We will meet in next video. Till then, keep learning, keep enjoying and stay connected. Thank you. Thanks a lot.